क्या होता है और फिर ये डिफरेंट क्या है दोनों में। ठीक है, देखो आपको किसी भी वर्ड की मीनिंग निकालनी हो तो हम सिस्टम क्या बताते हैं, क्या करो भाई, क्या करो, वर्ड को तोड़ दो। सिंपल सी बात है कि जो भी परेशान करे उसको ढंग से क्या करो, तोड़ दो, अपने आप से हो जाएगा। इसका अर्थ गलत मत लेना, शाबाश कितना तेज बोला। ठीक है, समझो। तो नॉन फाइनाइट में पहले फाइनाइट वर्ड की हम बात करते हैं। देखो फाइनाइट वर्ड को जब ब्रेक करोगे तो ये वर्ड आपका निकल के आएगा फाइन प्लस आई टी प्लस ई एस, और हमने बताया आपको जिस वर्ड के लास्ट में ई एस आएगा, आई ई एस आएगा या केवल एस आएगा, वो वर्ड आपका क्या बनाएगा, नाउन बनाएगा। ठीक है, इन चीजों को नोट करते हुए चले जाना। तो जो भी वर्ड ई एस, आई ई एस या एस पे कनेक्ट करेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। ठीक है, आई टी इट जो है, ये इट का मतलब यहां रिलेटेड हो जाता है, और फाइन का जो मतलब होता है वो होता है करेक्ट या सही या बढ़िया। पूछता है ना आपसे कि हाउ आर यू, तो क्या कहते हैं, आई एम फाइन। अच्छा, उस फाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आई एम फाइन, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट यह है कि मेरी आंखें सही काम कर रही हैं, हाथ पांव चल रहे हैं, जबान पे स्वाद का गंध आ रहा है, इसका मतलब मुझको कोरोना नहीं है। ठीक है, मैं क्या हूं, सही हूं। वो सीधी सी कहानी है। फाइनाइट का मतलब भी वही होता है कि जब एक सेंटेंस अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो अप करता है, यानी कि एसवीओ स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और एसवीओ जो आपका स्ट्रक्चर होता है, इस एसवीओ स्ट्रक्चर या फिर वीएसओ स्ट्रक्चर या फिर ओवीएस स्ट्रक्चर, ये तीन नॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सिंपल केस में, वीएसओ आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है, और ओवीएस आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। तो फाइनाइट स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, कि जो आपका नाउन होता है वो नाउन की तरह काम करता है, वर्ब होता है वर्ब की तरह काम करता है, एडवर्ब एडवर्ब की तरह काम करता है। तो ये सारे के सारे नॉर्मल स्ट्रक्चर आपके फाइनाइट सेंटेंसेस कहलाते हैं या फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन शब्द का मतलब होता है नॉट। आप लोगों ने सुना भी होगा कि नॉन वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन का मतलब शाकाहारी, और नॉन वेजिटेरियन मतलब मांसाहारी। वो आजकल तीसरी प्रजाति भी है अंडाहारी, उसको एगेरियन कहते हैं। तो एगेरियन प्रजाति में क्या होता है कि आप कहते हो कि यार तू चिकन मटन खाता है, तो कहेंगे बड़ी मार मारूंगा तुझको, धर्म भ्रष्ट कर रहा है। फिर अगला पूछेगा अच्छा मछली तो खाता ही होगा, यार तेरा दिमाग खराब है क्या, तो उसको समझ में नहीं आ रहा सावन चल रहा है। फिर तुम कहते हो अच्छा कुछ भी नहीं खाता, तो उस समय तो कुछ नहीं कहता, फिर कहते हैं जरा अंडा खा लेता हूं, किसी से कहियो मत। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अंडाहारी, तीसरी प्रजाति, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, एगेरियन। ठीक है, फिलहाल तो नॉन फाइनाइट का मतलब भी यही है कि सेंटेंस का ऐसा, देखो फाइनाइट का मतलब क्या हो गया, जो प्रॉपर स्ट्रक्चर पे काम करता हूं, नॉन का मतलब हो गया नहीं। तो नॉन फाइनाइट का मतलब हो गया कि सेंटेंस का एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि प्रॉपर वे में ना हो, इम्प्रॉपर टर्म के साथ कनेक्ट होता है, उसको आप क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि वर्ड दिखता वर्ब है, हो जाता नाउन है, दिखता नाउन है, हो जाता वर्ब है। यानी इसमें जो टर्म होते हैं वर्ड के वो इंटरनली चेंज हो जाते हैं। ठीक है बेटा, और आप जब नॉन फाइनाइट के साथ जाओगे तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स। कौन कौन से, फर्स्ट वन इज इंफिनिटिव, सेकेंड वन इज gerund, एंड थर्ड वन इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में वो अलग बात है कि 3 पार्टिसिपल हो जाएंगे, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, फ्यूचर मत कोई बोल देना। ठीक है, अब इसके अंदर भी इंटरनल सेक्शन है, वो बात की बात है, लेकिन इतना नोट करो, शुरू करेंगे इन्फिनेटिव। लिख लिया, आगे बढ़े। पहला पॉइंट इन्फिनेटिव। ठीक है, समझना और समझने की कोशिश इसलिए करना क्योंकि कई कई बार ये समझने के बावजूद भी नहीं आता
लेकिन जो समझ जाता है फिर वो जिंदगी में कभी इसको भूल नहीं पाता। एक अलग ही केस है नॉन फाइनाइट, इसको एडवांस इंग्लिश में लिखा जाता है और इवन देन बहुत सारे लोग इसको स्किप कर जाते हैं, बहुत हल्के में पढ़ाते हैं। नॉन फाइनाइट सिस्टम से पढ़ेंगे, 2 क्लास लगेगी, एक क्लास ये, एक क्लास और लगेगी इसके बाद, क्योंकि एक क्लास में नॉन फाइनाइट खत्म करने का मतलब कि हम ऊपर ऊपर पढ़ाएंगे, केवल डेप्थ में जाके नहीं पढ़ाएंगे, और वो काम नहीं करते, क्योंकि टीचर को टीचर रहने तो चीटर मत बनाओ। नोट कर लिया? आइए, पहला हिस्सा है बेटा इन्फिनेटिव। तो फेनिटिव का मतलब होता है जो फाइनलाइज करता है, मतलब चीजों को खत्म करता है। FIN फिन शब्द का मतलब लास्ट होता है, इसलिए इससे जो वर्ड बनता है, एक वर्ड बनता है फिनिश। सुना है किसी ने? तो ISH इश का मतलब होता है पोजीशन, तो जो अंतिम पोजीशन पर होता है वो फिनिश होता है। फिर जो फाइनल होता है, तो फिन का मतलब लास्ट और अल का मतलब रिलेटेड, ये एडजेक्टिव का मोड बताए थे आपको। तो फिनिश, फिनिटिव जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर पे कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए। इन का मतलब भी नॉट होता है, तो इन्फिनेटिव का मतलब होता है जो कि एक इंस्पायर्ड पोजीशन होती है। तो इन्फिनेटिव की जो वैल्यू होती है, वो इन्फिनेटिव यूज हम जो करते हैं वो सबसे पहले मेन यूज करते हैं एज वर्ब, यानी जो इन्फिनेटिव की रोल पोजीशन है स्टेटमेंट में वो किसकी जैसी होगी भाई? वर्ब की तरह। यानी अब आपको यहां पर 2 प्रॉब्लम आएगी, एक आएगा टेंस वर्ब और एक आएगा इन्फिनेटिव वर्ब। ठीक है, हम यहां पे समझाने की कोशिश करते हैं, सुनना ध्यान से। जो आपका इन्फिनेटिव है इसके साथ 2 टर्म चलेंगे, एक चलेगा आपका टेंस वर्ब। तो टेंस वर्ब कितने होते हैं बेटा? टेंस वर्ब कितने होते हैं? 12, क्योंकि ओवरऑल टेंस ही कितने होते हैं? 12। अच्छा एक चीज बताना, टेंस में जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो किस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं? टेंस में जो भी वर्ब आता है वो किस तरीके का वर्ब आता है? जैसे अगर हम कहें कि दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, ये बेसिकली आपका क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन ये कौन सा वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। इसमें जो वर्क हो रहा है वो नॉर्मल एक्शन है। किसी भी टेंस में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, सामान्य क्रियाएं होती हैं। दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, कोई पीट के गवा रहा है बेटा? इच्छा हुई तो गा रहे हैं ना, बोलो। सीधी सी कहानी है, कोई गाने के लिए थोड़ी कह रहा है। क्यों? कि विनय हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, विनय ने अपना काम पूरा कर लिया। क्यों पूरा किया? किसने पीटा विनय को? पापा पीटेंगे तो सेंटेंस में आना चाहिए ना। एक चीज और ध्यान रखना, इंग्लिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट अज्यूम करना शुरू कर देता है, कल्पनाओं। मतलब वो कल्पनाएं नहीं करना कि अगर चाची की मूछें होती तो हम उनको चाचा कहते, नहीं है मूछें, उनको चाची ही कहो, चाचा मत कहो। ठीक है, तो किसी भी तरीके की इमेजिनेशन तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इंग्लिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि क्या होगा सिर्फ लोग नहीं जाते हैं, क्यों होगा, कैसे होगा के को परेशान रहते हैं। क्या होगा के साथ क्यों और कैसे दोनों के साथ चलिए। तो देखो, टेंस वर्ब आपका नॉर्मल होता है जिसमें कि नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन जो इन्फिनेटिव वर्ब होता है आपका, जहां आपको प्रॉब्लम आएगी। इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है? एक इन्फिनेटिव वर्ब, यहां ध्यान दो, क्या होता है बेटा? एक इन्फिनेटिव वर्ब इंस्पायर्ड होता है, मोटिवेटेड होता है, या फोर्स्ड होता है। यानी सबसे पहले तो आप इन दोनों वर्ब के बीच डिफरेंस करना सीखो कि टेंस वर्ब आपके 12 होते हैं। जितनी भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है बालक, क्या नाम है आपका? चंदन हो। चंदन को जब लेप लगाते हैं तो मस्तिष्क ठंडा हो जाता है, लेकिन जब चंदन बिना मतलब का मुस्कुराता है तो लोगों के मस्तिष्क गर्म हो जाते हैं।
चंदन पे सर्प लिपटे रहते हैं लेकिन चंदन को कभी जहर नहीं लगता, लेकिन अगर चंदन में ही जहर हो तो सोचना। हम बार बार कहते हैं हमारी कोई बात बिना मतलब की नहीं रहती है, सोचोगे तो ज्यादा गहराई में चले जाओगे। फिलहाल समझो, तो टेंस वर्ब का मतलब हमने क्या बोला कि नॉर्मल जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं, और इन्फिनेटिव में जो भी आपका वर्क होगा उसके पीछे जो है हमारा सब्जेक्ट क्या होगा बच्चे, या तो इंस्पायर्ड होगा मतलब प्रेरित होगा, या फिर मोटिवेटेड होगा, उसको कोई मोटिवेट करेगा, या फोर्स्ड होगा यानी उसके ऊपर किसी तरीके का कोई ना कोई दबाव होगा। अब टेंस वर्ब जो बनेंगे वो आपके नॉर्मल जैसे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आते हैं वो बन जाएंगे, लेकिन अगर आप इन्फिनेटिव वर्ब की बात करोगे तो इन्फिनेटिव वर्ब बनाने का तरीका है 2+V1, यानी प्रीपोजिशन टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, और इस तरीके से जो बना हुआ वर्ब है वो आपका क्या कहलाता है बेटा, वो इन्फिनेटिव वर्ब। या फिर मेन वर्ब की तरह यूज किए जाते हैं। तो हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे अब, वो क्वेश्चन हमारा होगा टेंस वर्ब और इन्फिनेटिव वर्ब के बीच का डिफरेंस कैसे क्लियर करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े। क्या हो गया, 4-5 दिन हो गया आई थिंक लास्ट क्लास को हमारी, 4 दिन तो हम थे ही नहीं। लास्ट क्लास आई थिंक फ्राइडे को ली, फ्राइडे को भी नहीं ली होगी हमने, वेंसडे को ली है लास्ट क्लास। वेंसडे के बाद वेंसडे, 1 वीक का गैप हो गया। हो गया बेटा, समझ में आ रही बात आपके? गुड। थोड़ा सा ना ये टेक्निकल हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा अगर आप समझोगे तो समझ में, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, लेकिन चूंकि आपने अभी नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। वो दिक्कत तो इन सबों को भी आएगी जो पढ़ रहे हैं, तो आपको आ रही तो कौन सी बड़ी बात है। चलो हो गया, नोट कर लिया। चंदन, तनुज, कोई दिक्कत? आइए, चलो सेंटेंस देखना। आवाज नहीं बेटा। सेंटेंस है मिस्टर शर्मा इज डूइंग ओवर टाइम एज ही वॉज एबसेंट फॉर अ वीक। हम कहें कि ये सेंटेंस बताओगे कहाँ एरर है। अच्छा, एरर वाले क्वेश्चन कैसे पूछता है ये पता है, जिन जो बच्चे पहली बार आए हैं या पहली बार सोच रहे हैं, करता क्या है कि वो इस तरीके से कर देगा कि यहां कर देगा पार्ट ए, स्लैश के बाद यहां कर देगा बी, ये बाकी हिस्सा सी हो गया, और लास्ट का जो हो गया आपका डी हो गया, नो एरर। तो गलतियां क्या करता है बच्चे, वो पार्ट वाइज चेक करता है यार यहां से यहां तक में गलती है कि नहीं, फिर इसको छोड़ दिया, फिर वो इतना आ जाता है कि यहां तक में गलती है कि नहीं। आपको एक बात पता है, ये जो स्लैश करता है, जो डिवाइड करता है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है। एक्चुअल में ये पूरा सेंटेंस है, और पूरे सेंटेंस में आपको ये नहीं देखना है कि किस पार्ट में गलती है, आपको ये देखना है कि किस वर्ड पे प्रॉब्लम है और उसका इंप्रूवमेंट होकर कौन सा वर्ड उसके बदले रिप्लेस करेगा। इससे क्या बेनिफिट है कि एरर के क्वेश्चन के साथ साथ फिलर, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। बस समझ रहे?
लेकिन कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, फिर वही कहानी है, इतना इसमें देखेंगे, फिर इस वो जैसे नहीं होता तांगे वाला घोड़ा, कि तांगे वाला घोड़ा बिल्कुल सीधा चलता है, वो इससे यहां पे एक मुकुट लगा होता है, ना इधर देखता है ना उधर देखता है, सीधा। वो वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। एक कॉम्पिटिटिव क्लास का जो स्टूडेंट है वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, उसको आप सर्वग्राही बोलते हैं, कि हर तरफ उसका ध्यान होना चाहिए। वो एक बंदे ने दूसरे बंदे से पूछा कि एक चीज बता भाई, रेलवे स्टेशन कहाँ है? एक ने कहा सीधा जाना, बिल्कुल सीधा रेलवे स्टेशन आ जाएगा। ठीक है, फिर एक बंदा मिला अगले दिन, बोला यार पहुंच गया रेलवे स्टेशन। बोला पागल समझा है क्या? बोले यार मैंने कहा सीधा जाना। बोले पागल समझा है क्या? बोले बात क्या है? बोले यार सीधा जाता हूँ, एक खंभा आता है, बार बार टकरा जाता हूँ। बोले तो थोड़ा दिमाग लगा, मत टकरा, एक बार और जा। बंदा फिर गया, अगले दिन फिर मिला। बोले अब? बोले पहुंच गया। बोले सीधा गया था? गया था। खंभा आया? बिल्कुल आया। टकराया? बिल्कुल नहीं टकराया। किया क्या? तो पहले मैं खंभे के ऊपर चढ़ा, फिर मैं नीचे उतरा, फिर मैं चला गया। बगल से नहीं जा सकते हैं। तो इस तरीके के बंदे, तो ये इस तरीके की जो फॉलोशिप होती है वो नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो आपने पार्ट में प्रॉब्लम नहीं देखनी है। पहली चीज आपको हमें ये बताना है कि किस वर्ड पे प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, और उसका इंप्रूवमेंट क्या होगा। बताओ। अच्छा, पढ़ने में यहां कोई दिक्कत नहीं है, टेंस भी सही है, सब्जेक्ट भी सही है, एडजेक्टिव भी सही है, वर्ब सब कुछ सही है। ये एक डिफरेंस है, नॉन फाइनाइट में फाइनाइट वर्ब जो आपका दिया होगा वो नॉर्मल अपने पूरे स्ट्रक्चर को करेक्ट तरीके से ऑब्जर्व करेगा। आपने ये देखना है कि फाइनाइट वर्ब की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। हो क्या रहा है, देखो ध्यान से, काम क्या हो रहा है, ओवर टाइम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? शर्मा जी कर रहे हैं। तो एक चीज समझो, शर्मा जी ओवर टाइम कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? कि वो एक हफ्ते से एब्सेंट थे। अब जरा कॉन्सेप्ट सोच के बताओ, शर्मा जी ओवर टाइम कर रहे हैं कि शर्मा जी को ओवर टाइम करना पड़ रहा है? करना पड़ रहा है, शर्मा जी कर नहीं रहे हैं। तो फिर ये नॉर्मल एक्टिविटी है कि इंस्पायर्ड या फोर्स्ड एक्टिविटी है? ये फोर्स्ड एक्टिविटी है, समझे बालक। और जब फोर्स्ड एक्टिविटी आएगी बच्चे, तो आप वहां पर फाइनाइट वर्ब नहीं यूज करेंगे। फिर आप कौन सा वर्ब यूज करेंगे भाई? इनफाइनाइट यानी इन्फिनेटिव टर्म का वर्ब यूज करेंगे। और इन्फिनेटिव टर्म में इज डूइंग, यही ना आपका टेंस दिखा रहा है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, लेकिन ये फाइनाइट वर्ब था। और सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए? नॉन फाइनाइट चाहिए। ठीक है, तो इज डूइंग का क्या कर देंगे? मिस्टर शर्मा इज टू डू। ठीक है, लेकिन फिर क्या होगा? जब आप इज डूइंग करेंगे तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, सब सही लगेगा, आसान लगेगा। इज टू डू करेंगे तो आपको अजीब सा लगेगा। फिर आपकी अंतरात्मा आपसे कहेगी ये क्या है? फिर आपकी दूसरी आत्मा कहेगी धिक्कार है तेरे ऊपर, तू ये क्या लिख रहा है? हमने कहा ना, दुश्मन तुमको बाहर नहीं ढूंढना है, दुश्मन तुम्हारे ही पास बैठा, तुम्हारे अंदर है। वो कभी तुमको यस पे ले जाएगा, कहीं तुमको नो पे ले जाएगा। और जो ये तुम्हारी उम्र है ना, सबसे खतरनाक स्टेज में हो तुम लाइफ के। लाइफ में 16 17 के बाद और 25 तक, इस एज में तुम बड़े हुए नहीं हो और खुद को छोटा मानते नहीं हो। ठीक है, तो सबसे खतरनाक स्टेज में हो लाइफ के। तुम्हें लगता है तुम जो कर रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन होता गलत है वो। ठीक है, चलिए, हो गया। एक और क्वेश्चन देखें। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली is making a water plant in Gandhi Vihar
for supplying drinking water in Denzi colonies. चेक करना। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज मेकिंग अच्छा, कुछ ये मत सोचना कि कितना बड़ा सेंटेंस लिखा है। सेंटेंस की लेंथ पे तो कभी जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही है ना, तो आप आगे जब पाओगे तो ऐसे बड़े बड़े सेंटेंसेस ही पाओगे। और तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही है तो हर क्वेश्चन 5 to 7 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नहीं सही है तो 1 घंटा करो, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज मेकिंग अ वाटर प्लांट इन गांधी विहार फॉर सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर इन डेंजी कॉलोनीज। कहां प्रॉब्लम दिख रही है? बोल दीजिए। ये फिर वही कहानी है, इज डूइंग पे इज टू डू, कुछ भी कर दोगे वही तो नहीं होगा ना। जिस वर्ब के ऊपर फोर्स होगा, हाँ बुद्धि लगाओ, क्योंकि सारे बुद्धि कटेगा तो वो लेके बैठा हुआ है। तुम लगा दो बेटा बुद्धि। बोलो बुद्धिमान, बोलो। बोलिए। देखो, वहां पर ओवर टाइम करने का फोर्स था, ठीक है। यहां पर किस चीज का फोर्स है? गवर्नमेंट के ऊपर किस चीज का फोर्स है? प्लांट बनवाने का कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने का? महानुभाव, हर जगह नहीं कर देंगे। एक ही लाठी से भैंस और बकरी हाकोगे तो ठीक है, लेकिन गलती से अगर उस लाठी से शेर हाँक दिए तो शेर खा जाएगा। समझे? आप पहले देखो कि किस वर्ब पर फोर्स्ड है, कौन सा वर्ब मोटिवेट होके हो रहा है और कौन सा वर्ब जनरल केस में हो रहा है। गवर्नमेंट के ऊपर काम का फोर्स, बनाने का फोर्स थोड़ी है। वादा कर देते हैं नेता कि अगर हम जीतेंगे तो हर घर को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए तो ऐसे आ जाएंगे अकाउंट में। आए? हाँ, ये कब आएंगे नहीं पता, हो सकता है इलेक्शन के 1 दिन पहले आ जाए। तो गवर्नमेंट के ऊपर क्या है? प्रेशर किसका है? बनाने का नहीं है, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर का है। यानी कि इस वर्ब के ऊपर इंफिनिटिव बनेगा, ना कि इस वर्ब के ऊपर। तो ये वाला वर्ब सही है। इंफिनिटिव कहां आ रहा है? इंफिनिटिव इस वर्ब पे आ रहा है। इंफिनिटिव का मतलब ये नहीं होता है कि पहले ही वर्ब पे उठा के टू लगा दिया। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि किस वर्ब के ऊपर फोर्स्ड है या कौन सा वर्ब मोटिवेटेड है। अगर किसी वर्ब पे नहीं है, सभी नॉर्मल एक्शन है, तो नॉन फाइनल इंफिनिटिव बनेगा ही नहीं। और जिस वर्ब के ऊपर फोर्स्ड है उसी पे आपका बनेगा इंफिनिटिव। तो प्रेशर किसका है बेटा? बनाने का कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने का? सप्लाई करने पे प्रेशर है ना बच्चे। तो यहां पे क्या होगा? ये बनेगा इंफिनिटिव। बात समझ रहे हो? ठीक है, पीछे बोलिए, समझ में आ रही बात? अब इसमें थोड़ा सा और हम डेप्थ में जाएंगे ना। तो एक केस होता है आपका एब्सोल्यूट इन्फिनेटिव, जो कि हम पढ़ रहे हैं। फिर एक केस होता है आपका बेयर इन्फिनेटिव। लेकिन हम उतने डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे, हम इसका जब एक सेशन 2 करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी, इसमें बहुत सारे बच्चे एयरफोर्स एक्स वाई वाले बैठे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन है एयरफोर्स एक्स वाई वाला? ठीक है। तो इसमें और जैसे आपका एनडीए तक में ये इस पे आ जाता है। लेकिन इसमें भी अभी इसका एक लेवल 2 करना होता है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका बैंक पीओ का बनता है, या कैट के लिए बनता है, या फिर सीडीएस के लिए बनता है। ठीक है, तो अभी आप उसमें नहीं है, लेकिन फिलहाल आप इसको इतना समझें और एक क्वेश्चन का आंसर फिर और दे फिर। तो वो एब्सोल्यूट इन्फिनेटिव और बेर इन्फिनेटिव वो हम आप ही की क्लास में जब इसको एक राउंड खत्म कर लेंगे तो इसका लेवल 2 कराएंगे। ठीक है, तो वो जो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका एग्जांपल दीजिएगा, इसको बताइए।
ये चेक करना, he does nothing but to laugh at others fault, others faults। इसमें कुछ दिख रहा है? सोचो, इजी है। सिद्धू, क्या दिख रहा है बताओ? कुछ थोड़ा बहुत दिख रहा है प्रॉब्लम? वो सही है, गलतियां हैं वो सही है, वो कॉमन नाउन की तरह है। चंदन, एक सेकंड, टू लाफ नहीं होगा। कौन बोला ये बात? वेरी गुड। क्या होगा इसके साथ? दीप्तांशु, आपका आंसर सही है। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा आप मेहनत करोगे तो शायद एक्सप्लेन भी कर दो। टू लॉफ को अगर हम इंप्रूव करें तो क्या इंप्रूवमेंट आएगी? माइक को और पास कर लें, आवाज धीमे है, फोन आ रहा है। हमारी बात पीछे तक आ रही है? माइक में भी आ रही है यार। चलो, हाँ तो दीप्तांशु क्या करें? नहीं, अंदाजा मत लगाओ। देखो होता क्या है, लॉफिंग करोगे तुम्हारा टेंस चला गया कॉन्टिन्यूअस, जबकि आप यहां पे समझो डज नथिंग में डज क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बेटा जिसमें आप पहला टेंस रखेंगे उसी में तो आप दूसरा रखेंगे ना। अच्छा सुनो, यहां पर इंफिनिटिव वर्ब क्यों नहीं बनेगा? कोई मोटिवेशन कोई फोर्स नहीं, ये नेचर है ना भाई। कुछ का काम ही होता है दूसरों में गलतियां ढूंढना या दूसरों को बिना मतलब का इरिटेट करना। आपने कहा ताऊ राम राम, ताऊ इतना तेज बोलता है, ये तमीज से बात करने की। मैंने तो राम ही राम बोला, बहस करता है। ताऊ क्या बात होगी, जवान लड़ाता है। मतलब ऐसे बंदे ना जो घर वालों ने मार के भगा रखा है, वो सोचते हैं कि कुछ नहीं है मेरे आगे सब कोई भी। तो ये उसी टेंस में जाएगा बेटा। ये आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। थोड़ा सा आप और कैलकुलेट करेंगे तो आगे से और इजी हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था बच्चे। अब ये क्या होगा? ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो टू लॉफ के बदले क्या करेंगे? लॉफ, लॉफ्स या लॉफिंग? लॉफ की लॉफ्स, किसके अकॉर्डिंग वर्ब रखोगे? तो जब ही के अकॉर्डिंग रखोगे बच्चे तो ये आपका क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट बन जाएगा ना। क्योंकि लॉफ करोगे, अगर इंप्रूवमेंट में हम दे दें लॉफ, लॉफ्स, लॉफिंग, इज टू लॉफ, तो आपका कॉन्सेप्ट सही था। लेकिन आप लॉफ करके चले आएंगे, क्यों? क्योंकि आप यहां से कोरिलेट नहीं कर पाए। तो ये छोटी 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 गलतियां होती हैं और हर एक क्वेश्चन आपको आपकी सिलेक्शन की तरफ ले भी जाएगा और वापस भी कर देगा। ठीक है, नोट कर लिया सबने? ये क्लियर हो गया, इन्फिनेटिव वर्ब और नॉर्मल वर्ब, यानी कि जनरल वर्ब और इन्फिनेटिव वर्ब, या टेंस वर्ब या इन्फिनेटिव वर्ब, दोनों में डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया, दोनों पहचान लोगे। ठीक है, और ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, नॉन फाइनाइट का असाइनमेंट हम दे देंगे आप लोगों को। क्वेश्चन कीजिए पहले। देखो सबसे सीधी सी बात है, कितना भी अच्छा क्लास में पढ़ लो, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो सारी पढ़ाई बेकार है। क्योंकि लास्ट में आपको क्या करना है? क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। कितना भी अच्छा क्लास में मजा आ गया, ये हो गया वो हो गया, क्वेश्चन नहीं हो रहा, सब बेकार है। क्वेश्चन हो गया, सब सही है। हो गया, नोट कर लिया भाई? आगे बढ़े, हटा दें इसको। अगला जो पॉइंट है आपका,
वो है आपका जीरेंड। अब जीरेंड क्या है समझिए कि GER गर शब्द का मतलब होता है टू गो, AU का मतलब होता है टूवर्ड्स, और AND का मतलब होता है रिलेटेड। तो जीरेंड एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें आप वर्ब की पोजीशन नाउन की तरह रखते हैं। सोचना ध्यान से, जीरेंड की कहानी क्या होती है कि जीरेंड जब भी यूज होगा तो जीरेंड एज सब्जेक्ट यूज होगा या फिर एज ऑब्जेक्ट यूज होगा। अच्छा एक कहानी और समझो, जिरंड या तो सब्जेक्ट की तरह यूज होगा या ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। तो नॉर्मली सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते क्या है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह नॉर्मली क्या यूज होता है, या तो नाउन यूज होगा या फिर भाई प्रोनाउन यूज होगा। इस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पे या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन यूज होता है। अब जरा समझना, प्रोनाउन की कंडीशन फिक्स होती है। प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक होता है, इसमें कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे होता है। पॉजेसिव केस है योर है, आर है, माई है, हिज है। ऑब्जेक्टिव केस है हिम है, हर है, देयर है, देम है। इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। रिलेटिव क्लॉज में आ जाओ, व्हाट, व्हेन, विच, वेयर, दैट, हाउ, हु, हुज, हुम, ये रिलेटिव क्लॉज हो जाएंगे। फिर वन और वंस का केस हो जाएगा। एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव केस, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसका मतलब प्रोनाउन का रिप्लेसमेंट जीरेंड के साथ नहीं हो सकता, प्रोनाउन प्रोनाउन ही रहेगा। तो ले देकर एक जीरेंड किसके इक्विवेलेंट आता है, नाउन के। यानी हम जीरेंड को किसके इक्विवेलेंट मानते हैं भाई, नाउन के। ठीक है, और जीरेंड एज ए नाउन सब्जेक्ट भी यूज होता है और ऑब्जेक्ट भी यूज होता है। ठीक है, और अगर हम पूछें कि जीरेंड एज ए नाउन कौन सा नाउन है, तो जीरेंड एज ए नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो जीरेंड बनता कैसे है भाई, जीरेंड बनाने का सबसे सिंपल तरीका है वी प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़िए, और आईएनजी जोड़ेंगे तो इसको कहां रखिए, सब्जेक्ट की जगह रखिए। तो सब्जेक्ट कौन है, जो सबसे पहले लिखा गया है सेंटेंस में वही सब्जेक्ट है क्या, जो सबसे पहले लिखा गया है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट हो सकता है। बोलिए बालक, क्या नाम है आपका, तुषार, कहां से हैं, दिल्ली में कहां से, लक्ष्मी नगर में किधर से, कृष्णा कॉलोनी साइड के, गीता कॉलोनी, मंगल बाजार साइड में। चलो, तुमसे नहीं पूछेंगे कुछ। तो हमने ये पूछा तुषार कि सब्जेक्ट कौन है, जो सबसे पहले लिखा है वो, जो बाद में लिखा है वो, सब्जेक्ट है कौन, सब्जेक्ट कौन है, जो सेंटेंस के पहले लिखा जाता है, जो सेंटेंस के बीच में लिखा जाता है, जो सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है, कौन है सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट को पहचानने का कोई तरीका तो होगा, पहला नाउन नहीं। शाबाश, ये बालक कोयले की खदान में गिरा हुआ हीरा है, ये नाम रोशन करेगा देखना। सब्जेक्ट का मतलब जो पहला नाउन या पहला प्रोनाउन नहीं प्रभु, सब का मतलब होता है उप यानी के तरफ, और जेक्ट का मतलब होता है थ्रो। इसलिए जब शरीर के अंदर कुछ फेंकते हैं तो उसको इंजेक्शन कहते हैं। इंजेक्शन में क्या होता है, इन का मतलब में, जेक्ट का मतलब थ्रो, शन का मतलब वर्क प्रोसेस। तो सब्जेक्ट क्या होता है, दैट इज रिलेटेड विद वर्ब। हिंदी में क्या कहते हो, कर्ता। तो कर्ता कौन है, जो क्रिया को पूरा करता है। एक चीज बताओ, नाम है कमाऊ पूत है, और खुद पिताजी से 100 रुपया मांगकर समोसा खाता है, तो उसको कमाऊ कहेंगे क्या। हाँ, नाम कमाऊ पूत है,
देखो नाम के हिसाब से काम भी तो होना चाहिए ना बेटा। नाम है नयन सुख, लेकिन एक लालटेन फूटी हुई है, बताओ ऐसा कौन सा नयन सुख है? वो ना घर वाले नाम बड़ा अच्छा रखते हैं सोच के, हम लोग अपने कर्मों से बिगाड़ देते हैं, है कि नहीं? एक बार डेड बॉडी जा रही थी, मैं कौन मर गया, बोले अमर सिंह मर गया। बताओ जो अमर है वो कैसे मर सकता? लेकिन प्रॉब्लम है। तो सब्जेक्ट कौन है? दैट इज रिलेटेड विद वर्ब। और वो जो आपका वर्ड होगा, जो भी वर्ब से रिलेटेड होगा, ये जरूरी नहीं है कि वो पहले ही लिखा गया हो, क्योंकि पैसिव वॉइस में प्रभु सब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद आता है। आप लिखते हैं ना कि आई एम ब्रेकिंग दिस अम्ब्रेला, तो यू कैन ब्रेक द अम्ब्रेला, सो इन दैट केस यू मे बी सब्जेक्ट। लेकिन अगर ये नहीं कहोगे ना कि अम्ब्रेला इज ब्रेकिंग मी, बिकॉज अम्ब्रेला कांट ब्रेक यू। ओके, अब इसका पैसिव बनाओगे कि अम्ब्रेला इज ब्रोकन बाई मी, इन दैट केस यू which is coming after by is at the place of subject, while umbrella that is connected with your work is considered as object. So we need not to follow a set pattern that the word, the noun or pronoun that comes at the beginning of the statement, that will be a subject. No, it's a very wrong and false conjunction. You need not to develop such kind of any assumption that may mislead you in future. Is it clear? Subject means it doesn't matter that whether it is written in beginning or in mid or in the last. It doesn't matter. The matter of subject is that it has to be connected with main verb. Okay? And the object is what? Object is the medium that helps subject to complete its work. What are you doing? Breaking. What are you breaking? Umbrella. If there will be no umbrella, the word of breaking will not be. राम आम खाता है मैं, अगर आम नहीं होगा तो राम क्या खाएगा? बोलो, दिक्कत हो जाएगी ना भाई। तो जो काम करता है वो करता, और जिस पे काम किया जाता है वही कर्म होता है कि नहीं? अकल बड़ी की भैंस, बोलो बेटा अकल। हालांकि अब भैंस कहना अभी हम छोड़ दें, हम तो पूछते हैं अकल बड़ी की हाथी, क्योंकि तुम लोग भैंस से भी आगे निकल चुके हो। ठीक है, चलो। तो हुआ क्या कि V1 प्लस ING को अगर हमने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे रखा, आप बताना ऑब्जेक्ट का प्लेस पोजीशन क्या होता है? मेन वर्ब के बाद, प्रीपोजिशन के बाद, लेट के बाद, रिलेटिव क्लॉज के बाद, व्हाट, व्हेन, विच, वेयर, वाई, हाउ के साथ। ठीक है, ये जितने भी टर्म होते हैं ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पोजीशन होते हैं। तो अगर हम एक V1 प्लस ING को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, तो ये बना हुआ जो वर्ड है वो क्या कहलाता है बेटा? जीरेंड कहलाता है। और जीरेंड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और हर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है। यानी कि अगर किसी जीरेंड के साथ वर्ब प्लूरल दिया है तो वो भी गलत है। इसलिए हमने कहा था कि अंग्रेजी मत पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना। लेकिन जब अंग्रेजी पढ़ोगे तो क्या होगा? फिर याद करोगे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कर्ता कहते हैं। कोई फायदा नहीं है। ऐसी पढ़ाई तुमको कमंडल लेके हिमालय भेज देगी, सिलेक्शन नहीं कराएगी। ठीक है, अब ये नोट कर लिया, फिर एग्जांपल दें। नोट कर लिया? चलो, आज आपका ही पहला दिन है। तुमसे पूछा? हाँ, एनडीए के लिए हो? एक्स वाई की दोनों? वेरी गुड। क्या नाम है? क्या मतलब होता है? लॉर्ड ऑफ शिवा। जो हरि का ईश है वो हरीश है। हाँ सॉरी, हरि तो विष्णु को कहते हैं, तो विष्णु के ईश्वर को हरीश कहते हैं, मतलब लॉर्ड शिवा। शंकर जी गले में सांप भी था। हाँ, मतलब कल से वो सांप लपेट के आए फिर। हो गया, चलिए आगे बढ़े बेटा।
एग्जाम्पल देखिएगा, चेक करना इसमें कहां प्रॉब्लम है। टू ट्रेवल allows us to be familiar with others. To travel allows us to be familiar with others. इसमें कहां प्रॉब्लम है? कहां प्रॉब्लम बोलो, बोलिए पीछे। नहीं समझ में आ रहा है? गुड। देखो स्ट्रक्चर क्या बनता है, एसवीओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अलाउज क्या है बेटा, सिंपल वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। अब जो वर्ब होगा तो वर्ब के पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। अभी हमने कहा 2+V1, ये क्या बनाएगा, इन्फिनेटिव। अभी कहे ना इसके पहले कि 2+V1 क्या बनाएगा, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव क्या होता है, वर्ब की नाउन, वर्ब। अभी क्या सिखाए थे कि इन्फिनेटिव इज द प्लेस पोजीशन एज वर्ब। यानी आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था सब्जेक्ट यानी कि नाउन, आपको मिला क्या, वर्ब। सो द स्ट्रक्चर टू कन्वर्ट अ वर्ब इन अ नाउन इज व्हाट, इज थ्रू जिरेंट। आपको मिला है वर्ब, आपको चाहिए नाउन, तो वर्ब से नाउन बनाने का तरीका क्या है भाई, जिरेंट। बस समझेंगे। तो अब जिरेंट को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंस्टीड ऑफ टू ट्रेवल इट शुड बी व्हाट, ठीक है। चलिए एक और देखिए, इसको चेक करना, इस सेंटेंस में एक से ज्यादा गलतियां हैं। इट इज हिज सिंग which always help him in earning his livelihood. लाइवलीहुड, LIVELY, ये इसका मतलब जीवन यापन का तरीका होता है, जीवन यापन, सर्वाइवल। इट इज हिज सिंग विच ऑलवेज हेल्प हिम इन अर्निंग हिज लाइवलीहुड। हमने कहा इस सेंटेंस में एक से ज्यादा जगह गलतियां हैं, सोचिए कौन कौन सा है। हम्म, क्या, इस सेंटेंस में एक से ज्यादा जगह प्रॉब्लम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कौन बताएगा, क्योंकि अर्निंग पर प्रेशर नहीं है ना बेटा, तो टू अर्न नहीं कर पाओगे।
जिस वर्ब पे प्रेशर होगा वहीं इंफिनिटिव बनाओगे। और कोई? तनुज, चंदन, सिद्धू, बोलिए शंकर जी। तुषार, विनय, तुम कुछ हद तक पहुंचे हो। और ये हमको नहीं पता, ये मत पूछो। ये पूछोगे तो फायदा क्या होगा फिर। आप बोलिए। सोचो, ढंग से सोचो एक बार। देखो, ये पहले तुम्हारा आंसर ये वाला सही था, पहला वाला। ठीक है, देखो ये जो हेज है ना, हेज हो गया, माई हो गया, आर हो गया, योर हो गया, देयर हो गया, ऐसे प्रोनाउन पजेसिव टर्म प्रोनाउन होते हैं जो कि अपने साथ नाउन कैरी करते हैं। ठीक है, तो पहला केस की सिंग आपका वर्ब है, और वर्ब से हमको क्या चेंज करना है, नाउन। तो ये किसके थ्रू होगा, जीरेंड के थ्रू होगा। ठीक है, तो पहला केस क्या हो जाएगा, हिज सिंगिंग। एक छोटी सी गलती थी, वो नहीं पकड़ पाए बाकी लोग। ये जो हिम आया है, ये किसके बाद आया है, हेल्प के बाद आया है। हेल्प वर्ब है, तो हमने क्या कहा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और हिम ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये सही है। लाइवलीहुड नाउन है, नाउन के पहले हिज लगाया है, तो इसकी पोजीशन भी सही है। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये हेल्प आया किसके लिए है, हेल्प आया किसके लिए है, सिंगिंग के लिए। क्यों? और सिंगिंग किसका है, उसका है। तो सिंगिंग नाउन कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि हर जीरेंड क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। और अगर सिंगिंग एब्स्ट्रैक्ट है तो सिंगिंग सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। तो अगर नाउन आपका सिंगुलर है, शाबाश, तो वर्ब क्या होना चाहिए, ये भी तो सिंगुलर होनी चाहिए बच्चे। तो यहां नहीं दिमाग पहुंचा किसी का। ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक, बहुत टेक्निकल नहीं आता, आंसर क्वेश्चन में ही है, ढूंढ नहीं पा रहे हो तुम, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। ठीक है, रखिए, अगली क्लास में एक आध कुछ एग्जाम्पल और कराएंगे इसके जिरेंड के, और फिर आएंगे पार्टिसिपल। ठीक है बेटा।